हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीरो टू ज़्यादा पर। तो आज ये 13वां पार्ट है आपकी जो एमसीक्यू सीरीज का, जिसमें 13वां पार्ट भी है और 13वां पाठ भी है। मेरे भाई 13वें पाठ का नाम है, चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। मेरे भाई इससे 3 से 4 अंक के सवाल मेरे भाई आते ही आते हैं, जिसमें से 1 से 2 एमसीक्यू जो कि बायोलॉजी से मिक्स करके आता है। मेरे भाई इससे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि किस चैप्टर से सवाल पूछा है। या थोड़ा मतलब उनको लगता है बायोलॉजी का ही है। मैंने बायोलॉजी पे बहुत मेहनत किया है, लेकिन फिर भी जो है जीव विज्ञान पर मेहनत की है, फिर भी जो है अच्छे अंक नहीं प्राप्त किए कर पा रहा हूँ, या मतलब सॉरी, फिर भी ये सवाल नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ अगर जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया। तो मेरे भाई अगर आप इस चैप्टर को नहीं करके जा रहे हो तो आपके जो है, जो आप 100 आउट ऑफ 100 टारगेट कर रहे हो, तो 3 से 4 नंबर आपके यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए इसको जरूर से जरूर आप पढ़ करके जाइए। तो पहला सवाल बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके पास जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका फटाक से आंसर करिए मेरे भाई 3 से 4 सेकंड के अंदर। ठीक है। तो इसका जो है ओजोन का आपको पता ही होगा, नॉर्मल सा है, क्लास 6 7 का की चीज है। तो O2 O3 हो जाएगा इसका। पहले का जो है बी ऑप्शन, अगर आप चाहें तो मैं दिखा भी सकता हूँ। पहले का जो है बी ऑप्शन O3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें आपको पर्याप्त टाइम मिलेगा। मैं चारों ऑप्शन दिखा देता हूँ। पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को मुख्य सुरक्षा कौन प्रदान करता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन परत, कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे भाई ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आराम से बताइए बिना किसी प्रॉब्लम के। 3 4 सेकंड आपके पास है। पृथ्वी को कौन बचाता है? तो मेरे भाई ओजोन परत। ये आपको इसमें समझ लीजिए ओजोन का ज्यादा ही समझ लीजिए। ओजोन परत और क्षय, इसको पढ़ लेना इसी टाइम पे मैं बता दे रहा हूँ। फटाक से वीडियो खत्म होते ही आप ओजोन परत और क्षय की डेफिनेशन और मतलब ओजोन परत और क्षय के विषय में पढ़ लेंगे। ठीक है। इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरे प्रश्न पर आते हैं। वायुमंडल में ओजोन की कमी का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रोजन। तो मेरे भाई इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है मेरे भाई। अरे यार, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद चौथे प्रश्न पर आते हैं बिना किसी देरी के। चौथा बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए 1997 में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि स्थापना अपनाई गई? क्योटो प्रोटोकॉल, रामसर कन्वेंशन, नागोया प्रोटोकॉल या स्टॉकहोम कन्वेंशन। मेरे भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी से बताओ। तो ये एक जो है अच्छा सवाल है। बोर्ड एग्जाम में अगर पूछ लेगा तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको का गलत करके आएंगे, क्योंकि नाम ही देखिए कितने कठिन कठिन नाम है। याद करने में थोड़ी सी कठिनाई हुई। तो मेरे भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, ए ऑप्शन। पांचवें प्रश्न पर आते हैं बिना किसी देरी के। मिट्टी के कणों का सबसे छोटा आकार कौन सा है? बजरी, बालू, गाद, मिट्टी। जल्दी बताओ मेरे भाई। मिट्टी के कणों का सबसे छोटा आकार, बजरी, बालू, गाद या मिट्टी? मिट्टी तो होगी नहीं। अब ए बी सी में से कोई मिट्टी ही है मेरे भाई। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट, पांचवें का डी, मिट्टी। उसके बाद छठवां प्रश्न। पर्यावरणीय अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रकृति का अध्ययन, पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूकता, उद्योग का विकास, तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? जल्दी से बताओ बिना किसी देरी के। 2 3 सेकंड आपके पास हैं, फटाक से इसका जवाब दो। तो इसका आंसर हो जाएगा छठवे का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूकता। ठीक है मेरे भाई। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यही है कि पर्यावरण जो है, जो पर्यावरण समस्याएं हैं उसके प्रति जागरूक। जो भी ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, नाना प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं, तो उन सारी समस्याओं के प्रति किस प्रकार से हमारे जो है देशवासी जागरूक हों, उसके लिए हम पर्यावरणीय अध्ययन करते हैं। इसलिए इस चैप्टर को भी इंट्रोड्यूस किया गया है कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। सातवें प्रश्न पर आते हैं। सूक्ष्म जीव को मृत ऊतकों को पचाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वयं पोषी, परपोषी, अपघटक जीव या शुष्क भार। जल्दी से बताओ मेरे भाई, सातवें का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो सातवें का सी ऑप्शन, अपघटक जीव। ठीक है। आठवें प्रश्न पर आते हैं। क्या कहलाता है जब कई आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं? खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, पौधा श्रृंखला या जीव जाल? जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, खाद्य जाल।
ठीक है, ये डेफिनेशन भी है, याद कर लो। उसके बाद 9वें प्रश्न पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे सूर्य की ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करते हैं? CO2, ऊर्जा, जल, खाना या ग्लूकोज जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो मेरे भाई सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्लूकोज या खाना। 10वें प्रश्न पर आते हैं। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? उद्योग और घरेलू अपशिष्ट, पेड़ पौधे, जलाशय, जानवर। तो जल प्रदूषण के जो है मुख्य स्रोत हैं उद्योग और घरेलू अपशिष्ट। मेरे भाई उद्योग में जो है वो क्या करते हैं, जो उद्योग में जो होता है जो उसके मलबा होता है वो क्या करते हैं, पूरा नदियों में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे जल प्रदूषण हो जाता है मेरे भाई। तो ये उद्योग में जो उद्योग से जो धुआं निकलता है वो क्या होता है, बड़ी बड़ी जो कारखाने होते हैं, कंपनियां होती हैं, वहां से जो धुआं निकलता है वो वायु प्रदूषण का कारण बनता है। और मेरे भाई मतलब बहुत सारी जो है प्रकार की चीजें होती हैं। तो उद्योग से क्या करते हैं, जैसे कहीं पर उद्योग खुल रहा है तो वो जैसे पूरे जो है क्षेत्र में मान लीजिए कोई जंगल वगैरह है वहां पर ही बनाएंगे, या कोई जहाँ पर पेड़ पौधे लगाए हैं तो वो पेड़ पौधों की कटाई करते हैं, वहां पर क्या खोलते हैं अपना उद्योग खोलते हैं, तो वहां फिर भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 11वें प्रश्न पर आते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ज्यादा कूड़ा फैलाना, ऊर्जा की बचत, जल स्रोतों को नुकसान पहुंचाना, वनों की कटाई। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए डी ऑप्शन नहीं होगा। जल स्रोतों को नुकसान पहुंचाना, ऊर्जा की बचत, या ज्यादा कूड़ा फैलाना। तो बी ऑप्शन आपको देखकर ही लग रहा होगा, ये आसान सा सवाल था। उसके बाद 12वें प्रश्न पर आते हैं। वनस्पति की कटाई स्थायी नहीं है क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचती है, जैव विविधता कम हो जाती है, मृदा अपरदन बढ़ जाता है, उपरोक्त सभी। तो मेरे भाई डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। ठीक है। 13वें प्रश्न पर आते हैं बिना किसी देरी के। कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम? मेरे भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से बताओ। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद 14वें प्रश्न पर आते हैं। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है? जीवाश्म ईंधन का उपयोग, पेड़ लगाना, बारिश, सूरज की किरणें। आराम से इत्मीनान से इसका जवाब दो मेरे भाई। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन का उपयोग, ए ऑप्शन। 15वें प्रश्न पर आते हैं। हम जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं? पानी को व्यर्थ बहाना, बारिश का पानी संग्रह करना, नदी प्रदूषित करना, पाइपलाइन लीक करना। अरे भाई जल्दी से बताओ, 15वें में ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हम जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं? बारिश का पानी संग्रह करना। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से। पाइपलाइन लीक कर दोगे तो जल का संरक्षण कैसे होगा, बल्कि जल और निकल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। नदी प्रदूषित करके जल का संरक्षण कैसे करेंगे, और पानी को व्यर्थ करके? तो ये एक बेसिक सा सवाल है। अगर आपने मतलब आप अगर रह रहे हैं इस धरती पर तो वो इंसान भी इसको कर लेगा। क्लास टू सेकेंड क्लास का भी स्टूडेंट कर सकता है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 16वें प्रश्न पर आते हैं। आपने आंसर देख लिया है लेकिन फिर भी इसका जवाब अपने आप से देने का प्रयास करिएगा अगर नहीं देखा है तो। ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस शामिल नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या जलवाष्प? मेरे भाई ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस शामिल नहीं है? तो नाइट्रोजन। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 17वें प्रश्न पर आते हैं बिना किसी देरी के। जैव विविधता का प्रमुख मुख्य लाभ है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण बढ़ाना, जंगलों की कटाई, तकनीकी विकास। जल्दी से बताओ दोस्तों, क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? ए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। 18वें प्रश्न पर आते हैं। जो है प्लास्टिक का उत्पादन अधिक होने से क्या प्रभाव होता है? जल प्रदूषण बढ़ता है, मृदा प्रदूषण बढ़ता है, जीव जंतुओं को नुकसान, उपरोक्त सभी। 18वें में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। 19वें प्रश्न पर आते हैं। वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? मृदा अपरदन रोकने के लिए, जल चक्र बनाए रखने के लिए, जीव जंतुओं का आवास सुनिश्चित करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो वन संरक्षण जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें भी उपरोक्त सभी। ठीक है मेरे भाई। उपरोक्त सभी वाले में अधिकतर वही होता है 90% केसेस में। ऐसा नहीं है कि सभी केसेस में, लेकिन 90% ऑफ द क्वेश्चंस में जो है उपरोक्त सभी ही होता है। ठीक है मेरे भाई। अगर आपको दो ऑप्शन भी अगर जैसे ये लग रहा है सही है तो मतलब उपरोक्त सभी तीसरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
हमारे पर्यावरण की सुरक्षा में हम क्या भूमिका निभा सकते हैं? जागरूकता फैलाना, प्रदूषण कम करना, संसाधनों का संरक्षण करना या उपरोक्त सभी। हाँ, तो 20वें का डी ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा। 21वें प्रश्न पर आते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? जैव निम्नीकरणी, अजैव निम्नीकरणी, पारितंत्र, रासायनिक चक्र। मेरे भाई जल्दी से इसका आंसर आप दो। ठीक है, तो इसका जो है 21वें का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अजैव निम्नीकरणी संसाधन। ठीक है, अजैव निम्नीकरणी। ठीक, उसके बाद जैव तथा अजैव निम्नीकरण आप दोनों पढ़ लो। ये आपका जो है सामाजिक विज्ञान में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आपका जो है ये आप मतलब समझ लीजिए सामाजिक विज्ञान में जो भूगोल पार्ट होता है वहां से पूछता है, और ये विज्ञान में तो इम्पोर्टेंट है ही। और इसी के साथ साथ जब आप प्रदूषण के बारे में लिखेंगे तो मेरे भाई निबंध जो आता है हिंदी में उसमें भी जैव और अजैव को अगर आप इंक्लूड करते हो तो एक अच्छा नॉलेजेबल जो है निबंध है क्रिएट होकर के आएगा। तो इसको आराम से पढ़ लो, और जिससे आपके जो है बहुत मतलब समझ लीजिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उधर 5-6 अंक का निबंध आता है, 5-6 अंक का अगर इसमें अंतर पूछ लिया, और यहाँ पे 2-3 अंक का 4 अंक का पूछ लेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो ओवरऑल 10-12 अंक यही ऑक्यूपाई कर सकता है अगर आप इसको पढ़ रहे हैं। तो इसको बिल्कुल भी छोड़ करके जाना तो मूर्खता होगी। हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? अपशिष्ट पदार्थों, एंजाइमों, पाचन शक्ति, जीवाणु। मेरे भाई इसको आप करते रहिए, उसके पहले मैं बता देता हूँ। देखिए मैंने उसमें क्या डिटेल में आपको बताया जैव और अजैव कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही भाई लगभग 15 से 20 टॉपिक ऐसे हैं मेरे भाई। 10 टॉपिक तो 15-20 छोड़िए, 10 टॉपिक ऐसे हैं जो संस्कृत में, इंग्लिश में भी, या सामाजिक विज्ञान, हिंदी, मतलब ये जो 3-4 सब्जेक्ट हैं आपके जो है लिखने वाले, मैथमेटिक्स, साइंस, इसमें अगर आप जब लिंक्ड देखेंगे ना तो 10 टॉपिक ऐसे मिल जाएंगे जो आपको मतलब, जैसे हिंदी और संस्कृत में सेम सेम कुछ कुछ चीजें हैं, संधि है सेम है, ठीक है, समास है सेम है। तो मेरे भाई ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको ऊपर दिख रहा होगा लाल लाल लाइन में, व्हाइट कलर से जो जा रहा है। फ्री मार्क बूस्टर सीरीज अगर आप उसको ज्वाइन करते हो मेरे भाई तो उसमें मैं इस चीज को पूरी तरीके से आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न अगर आप उसी 10 टॉपिक को पढ़ लेते हो तो 50, लगभग 60-70 नंबर वहीं से कवर हो जाएगा। 10 टॉपिक से आप समझ सकते हो, 10 टॉपिक पढ़ने में, और बहुत छोटे छोटे टॉपिक अगर आप उसको पढ़ लेते हो मेरे भाई तो 10 टॉपिक मुश्किल से 3 से 4 दिन, अगर 3 दिन तो बहुत ज्यादा बोल दिया, अगर कमजोर स्टूडेंट है 5 दिन लगेगा। 5 दिन में मेरे भाई 70 से 80 अंक कोई मामूली बात नहीं होती। 70 से 80 अंक का मतलब समझ रहे हो, लगभग 15 पचे 75, 15%। अगर 6 अगर कर रहे हो तो भी 13 6 78, 13% मेरे भाई, 12 से 13% आप केवल और केवल उसी को पढ़ करके ला सकते हो। 30% आपको वहीं से मिलता है। तो 12-13% का मतलब ओवरऑल आप 42-43%, 10-5% और बढ़ा लिए, हो गए, पास हो गए। और अच्छा अंक चाहते हैं तो भी वो इम्पोर्टेंस रखता है। तो मेरे भाई आप ज्वाइन करिए फ्री मार्क बूस्टर सीरीज, जिसमें आपको मैं टाइम टेबल भी बनाऊंगा, आपको मतलब फ्री गाइड भी करूंगा, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन बजाय इसके आपको जो है उसको ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम या व्हाट्सएप दोनों में से कोई भी लिंक अगर आप ज्वाइन करते हो मेरे भाई तो उसके बाद आप ऑलरेडी इनरोल हो जाओगे, बाकी की चीजें मैं देख लूंगा। लेकिन पहले आप उसको ज्वाइन करो, ग्रुप में आप ज्वाइन होंगे आपके पास तुरंत मैं पर्सनली मैसेज करूंगा आपको। ठीक है, तो उसके बाद हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? अपशिष्ट पदार्थों, एंजाइमों, पाचन शक्ति, जीवाणु। ठीक है मेरे भाई, तो 22वें का जो है आंसर हो जाएगा एंजाइमों। 23वें प्रश्न पर आते हैं। जैव निम्नीकरणी पदार्थों के उदाहरण कौन से हैं? घास, पुष्प, चमड़ा, प्लास्टिक, कागज, रासायनिक पदार्थ या धातु। जैव निम्नीकरणी के लिए घास, पुष्प, चमड़ा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद 24वें प्रश्न पर आते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव और वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं? भौतिक प्रक्रम, रासायनिक प्रक्रम, पारितंत्र, पर्यावरण। जल्दी से बताओ क्या ऑप्शन होगा इसका, सोच करके बताओ। और वहां पर मेरे भाई आपको कॉपी भी चेक की जाएगी, टेस्ट भी लिया जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी, बस आप ज्वाइन करो। ठीक है, और 24वें का जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पर्यावरण। 25वें प्रश्न पर आते हैं। सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, घटक या परजीवी। मेरे भाई आराम से इत्मीनान से इसका जवाब दो। तो 25वें का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्पादक। 26वें प्रश्न पर आते हैं।
उपभोक्ताओं को किसमें बांटा जाता है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी, या उपरोक्त सभी? उपभोक्ताओं को जो है उपरोक्त सभी में। उपभोक्ता जो है कई प्रकार के होते हैं, शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं, सर्वाहारी और परजीवी भी हो सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। 27वां प्रश्न। और उसके बाद 27वां प्रश्न, अपघटक जीव कौन होते हैं? केवल जीवाणु, केवल कवक, कवक और जीवाणु दोनों, अकशेरुकी। तो इसका जो है कवक और जीवाणु दोनों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28वां प्रश्न, जो है आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? उपभोक्ता के उपभोक्ता से उत्पादक की ओर, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर, उपभोक्ता से अपघटक की ओर, अपघटक से उत्पादक की ओर। तो इसका उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। ठीक है मेरे भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29वें प्रश्न पर आते हैं। इसके बाद एक प्रश्न और है शायद। 29वां प्रश्न, जैव विविधता का मतलब क्या है? एक ही प्रकार के जीव, विभिन्न प्रकार के जीव और उनके पर्यावरण, केवल पौधे, केवल जानवर। तो बी, विभिन्न प्रकार के जीव और उनके पर्यावरण। ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये नहीं सभी, जो भी इसमें 30 है इसको पढ़ लेते हो तो इसी में से आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा। 30वें प्रश्न पर आते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण निम्न में से किसे प्रभावित करता है? जल, मृदा, जीव जंतु, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। तो ओवरऑल 30 प्रश्न मैंने इसमें डिस्कस किए, इसी में से आएगा मेरे भाई। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका थ्योरी भी आप अच्छे से कवर कर लो। वर्णनात्मक प्रश्न जो आएंगे, एक या दो प्रश्न आएगा, तो उसके लिए आप रेडी रहना। बिल्कुल भी। 13वां चैप्टर छोटा चैप्टर है, कम समय लगेगा मेरे भाई। अब आप समझ लीजिए कि पढ़ रहे हो वो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आप जितने में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ेंगे मेरे भाई, उतने में जो है उसका अगर आप 20-25% समय दे देते हो, 25 क्या 20%, तो ये आपका हमारा पाए। और अगर मान लीजिए उसको आप 10 दिन में कवर कर रहे हो, तो इसको मेरे भाई आप 2.5 दिन में कवर कर सकते हो, 2.5 से 3 दिन में। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, आराम से पढ़ लो। और अगर नंबर के मामले में देखा जाए, बहुत ही अच्छा खासा अंक है भाई। वेटेज इसका देखो, अगर देखा जाए तो 4 अंक मामूली नहीं होते। ठीक है, 4 से 6 अंक। 6 अंक का मतलब समझ रहे हो, 1%। 2 अंक और ऐड कर दो, 6 अंक यानी 1%। तो इसके लिए आपको फाइट करना है। 17 चौका 8, तो इस हिसाब से आपको मतलब जो है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है। ओवरऑल मैं ये कह रहा हूँ। और इसी के साथ साथ मेरे भाई, ये जो आपकी एमसीक्यू सीरीज थी, वो आज जो है विज्ञान के लिए खत्म हो गई है। अब मैं अगला लेकर के आऊंगा आपके लिए, सोशल साइंस के लिए। मेरे भाई वो हो सकता है कि जो है थोड़ा डिटेल यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो वो पेन टैब की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन जो है आपको क्वेश्चंस जो यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, FYQs है, यानी जो भविष्य में आने वाले। ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है FAQs, यानी जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे गए हैं, वैसे भी प्रश्न रखे हैं। यानी PYQ है, और इसी के साथ साथ आपका FYQ भी है, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इसको बिल्कुल भी छोड़ करके बिल्कुल भी ना जाओ मेरे भाई, इसको आराम से करके जाओ और तैयार करके जाओ। पूरी सीरीज अगर आपने नहीं देखी तो उसको देखो। ठीक है। तो ओवरऑल 13 वीडियोज इसमें पड़ गई हैं। आप अगर कहेंगे तो मैं जो है सेपरेटली जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो है कंप्लीट लेकर के आऊंगा, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। आप कहेंगे तो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, बाय बाय।